नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए जून के पहले वीक में जो भी करंट अफेयर बने हैं उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो टॉपिक लिख रखे हैं, चाहे नेशनल करंट अफेयर हो गया, उसकी यहां पर चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, प्लस जो भी स्टैटिक जीके है रिलेटेड टू क्वेश्चन उसको भी जानते हुए चलेंगे। और साथ साथ इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बैंकिंग और मिसलेनियस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात होगी नेशनल करंट अफेयर की। भारत से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसकी चर्चा यहाँ पर सबसे पहले करते हैं। पहला क्वेश्चन बिहार से है। बिहार के रक्सौल में फसाई ने नेशनल फूड लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया। नेशनल फूड लेबोरेटरी इनॉग्रेट क्यों की गई है? रीज़न ये है कि भारत और नेपाल से जो सामान एक्सपोर्ट होता है, भारत से जो सामान एक्सपोर्ट होता है नेपाल में, उसकी जो चेकिंग है, मतलब क्वालिटी तो चेक की जाएगी ना, तो उस क्वालिटी को चेक करने के लिए बिल्कुल बिहार के पास में एक फसाई ने अपना नेशनल फूड लेबोरेटरी डेवलप की है, जिससे कि जो फूड की चेकिंग में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आसानी से उसको एक्सपोर्ट किया जा सके बिहार में, और साथ साथ इंपोर्ट किया जा सके भारत में। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इसके लिए बिहार के रक्सौल में फसाई के द्वारा नेशनल फूड लेबोरेटरी डेवलप की गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात हुई है फसाई की, तो फसाई के बारे में जान ले। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको फाउंड किया गया था 2011 में। ये सेक्टर है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, मतलब फूड की सेफ्टी को चेक करने का मेनली इसका काम होता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। राजेश भूषण चेयरपर्सन बने हैं। अगर रीता तेवतिया आपको नाम याद है तो उसको डेट मार दीजिएगा, क्योंकि अब वो चेंज होके राजेश भूषण बन गए हैं। और सीईओ है अरुण सिंगला। कौन? अरुण सिंगला। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो दूसरी बार लगातार चुनकर आए हैं, अपने में रिकॉर्ड बनाया है। और साथ साथ जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं 14 नंबर के रामनाथ कोविंद जी, वो भी उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के वो कानपुर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर को उत्तर प्रदेश के मगहौर में इनॉग्रेट किया है। आपको ध्यान रखना है, मगहौर एक उत्तर प्रदेश की जगह है, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा। यहाँ पर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लखनऊ इसकी कैपिटल है। और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड के द्वारा लेह लद्दाख में एक प्रोग्राम चलाया गया, जिस प्रोग्राम का नाम है माई पैड माई राइट प्रोग्राम। अब ये है क्या? माई पैड माई राइट प्रोग्राम में जो गांव देहात की महिलाएं हैं उन तक पहुंच बनाने के लिए पैड को, इस कैंपेन को, इस प्रोग्राम को चलाया गया। और साथ साथ अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए अवेलेबल है वहां पर या नहीं, इसको चेक करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया। और अगर नहीं है तो कोशिश की जाएगी कि वहाँ के लोकल के साथ मिलकर जो मशीन आती है, पैड बनाने की जो मशीन्स आती हैं, उसको वहाँ प्रोवाइड कराया जा सके। लोग खुद से उसको बनाएं, खुद से उसको डेवलप करें और उसको मतलब अपना बिजनेस भी बढ़ाएं और यूज़ करें। आपको बता दूं, जो ये माई पैड माई राइट प्रोग्राम है, ये नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं GR चिंताला के द्वारा लॉन्च किया गया। फाइनेंशियली सपोर्ट यही करने वाले हैं। मशीन वगैरह खरीदने के लिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होगी वो नाबार्ड के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसको फॉर्म किया गया था 1982 में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और गोविंदा राजुलू चिंताला इसके इस समय पर चेयरमैन है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारे
जो इस समय पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर और साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी ने नेशनल फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली को चलाया है, को लॉन्च किया है। ये कब की गई है? तो दुनिया में वर्ल्ड साइकिल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3 जून को। उस दिन ही हमारे अनुराग ठाकुर जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस कैंपेन कह लीजिए, इस रैली कह लीजिए, इसको लॉन्च किया गया, जिसमें साइकिल से जो भी हमारी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, साइकिल का जो हमारी हेल्थ पर बेनिफिट है, उसको भी यहाँ पर प्रमोट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर जी स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रैली थी साइकिल से रिलेटेड, उसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? वर्ल्ड बाइसिकल डे पर, जो कि 3 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट साहब हमारे, ये प्रेसिडेंट साहब का ही क्वेश्चन है, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में ये पार्टिसिपेट करने गए। आयुर्वेद से रिलेटेड एक महासम्मेलन कराया गया, जिसमें आयुर्वेद की पद्धति को प्रमोट किया जाएगा। उसमें प्रेसिडेंट साहब ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है इस सम्मेलन को। ये 59th नंबर का महासम्मेलन था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए, जो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन है 59th नंबर का, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। आपको बता दूं, साइंस ऑफ लाइफ, संस्कृत में आयुर्वेद का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ, याद रखना है। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है, जिसमें आप लिखना चाह रहे हैं, लिखने वाले एग्जामों में। तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश को यहाँ पर आपने पढ़ा। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। मंगू भाई सी पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। भोपाल यहाँ की कैपिटल है। सबसे स्वच्छ सिटी जो इंदौर है, वो यहीं पर लोकेटेड है, मतलब मध्य प्रदेश की ही एक सिटी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात, उनकी जो रेडियो चलता है, रेडियो में आता है एक प्रोग्राम, संडे के दिन ऑलमोस्ट वो करते हैं, तो उसमें उन्होंने योगा डे की जो थीम है उसको उन्होंने मतलब इनॉग्रेट किया, अनाउंस किया। आपको बता दूं, जो योगा डे है वो 21 जून को हम ऑब्जर्व हर साल करते हैं। 2015 से इस डे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 को आई थिंक नवंबर दिसंबर के आसपास अनाउंस किया था, और उसके बाद 21 जून 2015 से हम इस डे को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। ये 8वें नंबर का इस बार का जो योगा डे है वो हम सेलिब्रेट करेंगे 21 जून को। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम को लॉन्च किया है 8वें नंबर के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मैंने आपको बता ही दिया, 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया है। बात की जाए तो 2021, अभी 2021 में ज़्यादा एग्जाम हुए कहाँ हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उस जो 2021 में हमने जो योगा डे ऑब्जर्व किया था, इंटरनेशनल योगा डे जो ऑब्जर्व किया था, उसकी थीम क्या थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस थी लास्ट ईयर की थीम, और आने वाली 21 डे को जो हम योगा डे ऑब्जर्व करेंगे उसकी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अब यहां से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इंटरनेशनली रिलेटेड होंगे, मतलब चाहे वो नेशनली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, कुछ इंटरनेशनली कोई काम हुआ हो, इनॉग्रेशन हुआ हो, उनसे रिलेटेड हो, यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो इंटरनेशनल में पहला क्वेश्चन है टर्की। आपको पता है एक एशिया का देश है, उसमें उसने अपना नाम चेंज करने की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी, लेकिन अब उसने अप्रूवल मांगा है यूएन से, और वहां पर जो रिक्वेस्ट डाली है वही क्वेश्चन यहां पर बनाया गया है, तो जिससे कि आपको रिवाइज हो जाएगा कि टर्की का नया नाम क्या है। तो टर्की का नया नाम है टर्कीये। क्या है? टर्कीये, ये इनका नया नाम हो चुका है। अपनी जो घर की साइट्स हैं, टर्की के जो घर की साइट्स, मतलब खुद की साइट्स जिसमें इनको खुद का राइट है, उसमें इन्होंने हर जगह अपना नाम
टर्की कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन अप्रूव कर ही देगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है टर्की का नया नाम टर्की हो चुका है और टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की के प्रेसिडेंट इस समय पर रेसेप सैयद अर्दोगन है। कौन? अर्दोगन। और इसकी करेंसी है लीरा, टर्किश लीरा। आगे बात करें, अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आपको ये जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एटलीस्ट लाइक करके अपने दोस्तों को रिकमेंड कर देंगे तो आपको भी बेहतर लगेगा और हमें भी थोड़ा सा बेहतर लगेगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा प्रमोशन की बात हो गई। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक सोशल साइट है जिसमें आप फ़ोटोज़ वगैरह, छोटी छोटी वीडियोज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी खुशी इजहार कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इसने जो खोए हुए बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए एक अलर्ट जारी किया, अलर्ट का एक फीचर दिया है। तो ध्यान रखना है रिसेंटली में कौन सी ऐसी ऐप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने एक अलर्ट दिया है जिससे कि बच्चों को, जो खोए हुए बच्चे हैं, उनको प्राप्त किया जा सके। तो ये आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने एक अलर्ट फीचर दिया है जिससे कि जो खोए हुए बच्चे हैं उनको ढूंढने में मदद मिल पाए। याद रखना है जो इंस्टाग्राम है इसको 2010 में फॉर्म किया गया था और इस समय पर इसका जो मालिकाना हक है, मतलब पेरेंट कंपनी है, वो फेसबुक के पास है। फेसबुक का अब नया नाम हो चुका है क्या? मेटा। फेसबुक ने अपना रिसेंटली में नाम भी चेंज किया है जिसका नाम मेटा हो गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जिसमें बात है कनाडा की। कनाडा ने सीख ली है यूएसए से। रिसेंटली में आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा। क्या देखा होगा? ये देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, आई थिंक हम बच्चा ही कह सकते हैं उसको, स्कूल वगैरह में पढ़ रहा है। अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई कि अपने घर से उसने बंदूक ली और पहले तो अपनी दादी को गोली मारी। उसके बाद वो रोड पर जाते हुए रोड में जो लोग मिल रहे थे उनसे उलझता हुआ स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद उसने खूब तगड़ी फायरिंग की जिससे बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसी इवेंट को देखते हुए ये आवाज़ उठने लग गई जो गन कल्चर है यूएसए में और यूएसए के आसपास के देशों में, उसको ख़त्म करना चाहिए। गन कल्चर का मतलब ये है कि अगर आप 18+ हैं और आप मानसिक स्थिति आपकी सही है, मतलब आप पागल वाली श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आपको गन रखने की अलावेंस है। और ये इसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, मोस्टली यूएसए को हुए हैं, जिसको सीख लेते हुए कनाडा ने अपने यहाँ पर फ्रीज कर दिया है। ऐसा एक कानून ला रहा है जिससे कि जो हैंडगन रखने वाले पर्सन्स हैं उनको फ्रीज किया जाएगा। ये सही भी है क्योंकि आजकल फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई होता जा रहा है। मेन रीज़न मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो मैं बोलने वाला हूँ वही है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि सोशल मीडिया साइट्स बहुत ज़्यादा जो सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लाता जा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है ये कनाडा का सही है। ये अपने यहाँ पर एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि जो हैंड गन रखने वाले पर्सन्स हैं उनके इस गन को फ्रीज किया जाएगा और साथ साथ अलाउ नहीं किया जाएगा कि और लोग भी अपने पास गन रखें। तो ये बढ़िया स्टेप है, ये पास ही हो जाएगा क्योंकि हमारे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो ने इसको अनाउंस किया है, मतलब इसको टेबल पर रखा है, तो पास तो होना तय है क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है और कोई गलत कानून है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कनाडा में ऐसा कार्य हो रहा है, आप गलती से यूएसए मत लगा दीजिएगा क्योंकि दिमाग में यूएसए आता है ना, जो इवेंट घट रहा होता है वो दिमाग में रहता है। यूएसए ही कनाडा का पड़ोसी देश है। ठीक है, कनाडा दूसरे नंबर में आता है एरिया वाइज दुनिया में, रशिया सबसे पहले नंबर पर है। आगे बात करें, यहाँ पर कनाडा की हमने बात की है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे पॉइंट। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर तो जस्टिन ट्रूडो है, रिसेंटली में चुन के आए हैं। याद रखना है कनाडा नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में एरिया वाइज, और रशिया के बाद ये कनाडा पड़ता है एरिया में, और साथ साथ उसके बाद चाइना और यूएसए का नंबर आता है। कई जगह आपको यूएसए पहले होगा, चाइना बाद में होगा, लेकिन आपको बता दूं चाइना के अंडर में तिब्बत आ चुका है, जिसकी वजह से चाइना का जो एरिया है वो यूएस के कंपेयर में बढ़ चुका है। इसीलिए थर्ड नंबर पर एरिया वाइज चाइना है, फोर्थ नंबर पर यूएसए है। पेपर में आपको यही करके आना है, यही उन्होंने भी
एसएससी रेलवेज में यही फॉलो हुआ है। आगे बात की जाए तो कैपिटल कनाडा की ओटावा है और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो टोरंटो है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश और फ्रेंच है और कनेडियन डॉलर इनकी करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी जो कोस्टल लाइन है, दुनिया में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन इन्हीं के पास है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब यहाँ से बात होगी बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर की। तो बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एक हैकेथॉन लॉन्च किया है जिसका नाम हरबिंजर रखा है। वैसे तो लॉन्च पहले ही किया जा चुका था, अब इसमें बहुत सारी टीमें आकर पार्टिसिपेट की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी क्योंकि आरबीआई चाहता है कि उनके जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस, डिजिटल रख रखाव है, उसके लिए अलग अलग सुझाव मिले, इसीलिए। और जो बढ़िया सुझाव करेगा उनको ये प्राइस भी करेंगे और अभी प्राइस किया है इन्होंने। तो आपको बता दूं, हरबिंजर नाम का इन्होंने पहला ग्लोबल हैकेथॉन लॉन्च किया। किसने? आरबीआई ने। और आरबीआई चाहता है कि अपने यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट का स्मार्टनेस है वो और बेहतर किया जा सके, जिससे कि अलग अलग सुझाव प्राप्त किए गए इस हैकेथॉन के माध्यम से, और उस पर विचार विमर्श करके आरबीआई उसको अनाउंस भी करेगा पूरे भारत में। क्योंकि आरबीआई भारत का बैंकों का बैंक है, मतलब बैंक से लोन ले सकता और दे सकता है। आपको पता होगा एक टर्म होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उसके माध्यम से ये पैसा बैंकों को देता है और लेता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, आरबीआई ने एक पहला ग्लोबल हैकेथॉन लॉन्च किया, फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हरबिंजर। याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहां पर आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई को 1935 में डेवलप किया गया था। एक्ट था इंडिया एक्ट 1934। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई स्टेब्लिश हुआ। आरबीआई का नेशनलाइजेशन, मतलब भारत सरकार के कंट्रोल में आरबीआई 1 जनवरी 1949 को हो गया था। स्टार्टिंग में जब ये फॉर्म हुआ था 35 को, तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर चेंज हुआ और वो हेडक्वार्टर हो गया था मुंबई। कब हुआ था? तो 1937 में, 2 साल बाद ही इनका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया था, ठीक है। और अभी भी मुंबई ही है। 4 साल इनके जो डायरेक्टर होते हैं उनका पद 4 साल के लिए होता है। और पहले जो इनके गवर्नर थे अंग्रेज थे, उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। 2 साल तक वो अपने पद पर रहे। पहले भारतीय जो गवर्नर बने, पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, जो कि काफ़ी लंबे 6 साल तक गवर्नर के पद पर रहे थे। 1943 से लेकर 1949 तक वो गवर्नर रहे थे। और उसके बाद ऐसा एक पॉइंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं लेकिन आजकल नहीं होने चाहिए। मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रहे, साथ साथ वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर भी बैठे हैं। काफ़ी लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर भारत के रहे हैं। वो 10 ईयर तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, गवर्नर के पद पर कोई भी महिला अभी तक नहीं आई है, लेकिन डिप्टी गवर्नर, पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर थी केजे उदेशी। रिसेंटली के एग्जाम में ये पूछे गए, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आगे बात करें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एचडीएफसी से। एचडीएफसी बैंक ने असेंचर के साथ मिलकर, असेंचर एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, मतलब आईटी से रिलेटेड एक कंपनी है, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एचडीएफसी के साथ टाई अप किया है। एचडीएफसी चाहता है कि जो उनके यहाँ का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, डिजिटल पूरा डेटा, डिजिटल क्रेडिट डेबिट, ये जितनी भी डिजिटल काम है उनको और बेहतर किया जा सके। वैसे ऑलरेडी एचडीएफसी काफ़ी आगे है दूसरे बैंकों से रिलेटेड में, लेकिन वो और बेहतर करना चाहता है। ये अपने में बेहतर एक माइंडसेट है, क्योंकि हर किसी को इम्प्रूव करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। तो एचडीएफसी चाहता है कि एसेंचर के साथ वो मिलकर अपने यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और बेहतर कर सके। याद रखिएगा, एचडीएफसी को फॉर्म किया गया था 1994 में। इसी साल आईसीआईसीआई बैंक को भी फॉर्म किया गया था। एचडीएफसी बैंकों में सबसे बेहतर बैंक और सबसे टॉप पोजीशन वाला बैंक है प्राइवेट बैंक में। उसके बाद आईसीआईसीआई का नंबर आता है, उसके बाद एक्सिस बैंक का नंबर आता है। याद रखना है आपको, एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है
वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने एचपीसीएल के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि वो रुपे क्रेडिट कार्ड को डेवलप कर सके। कॉन्टैक्टलेस होगा, मतलब आपको हार्ड जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं मिलेगा आपको, आपके फ़ोन में या किसी ऐप में, बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप में या ऐसी जगह मिलेगा, आप उसको नॉर्मल सॉफ्ट कॉपी के रूप में कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड है वो वो बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ साथ एचपीसीएल मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है क्रेडिट कार्ड ऐसा कौन सा लॉन्च किया जा रहा है जो एचपीसीएल और कौन सा बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर यहां पर हो जाएगा। एचपीसीएल की बात की जाए तो एचपीसीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसको फॉर्म किया गया था 1974 में। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। अब यहां से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के होंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, साथ साथ जो प्रीवियसली रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी यहां पर इंक्लूड कर दिया है जिससे कि आपको रिवाइज करने में भी मदद मैं दे सकूं। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साक्षी मलिक। आप इनका नाम हो सकता है जानते हो अगर आप ओलंपिक वगैरह को पढ़े होंगे तो, क्योंकि ओलंपिक को तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ता है ना, तो ओलंपिक को अगर आपने पढ़ रखा है तो साक्षी मलिक का नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने, जो कि पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने कुश्ती में भारत को कोई मेडल, गोल्ड नहीं, कोई मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज मेडल है। आपको बता दूं, ओलंपिक में कोई भी मेडल प्राप्त करना अपने में ही एक अचीवमेंट होती है। इन्होंने वो अचीवमेंट प्राप्त की है। साक्षी मलिक जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन चल रहा है उसको भी ये लीड कर रही हैं। आपको बता दूं, साक्षी मलिक 2016 में जो रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में ओलंपिक हुआ था वहाँ पर भारत को ये एक मेडल जिताकर लाई थी। उस साल भारत को 2 ही मेडल प्राप्त हुए थे, एक तो पीवी सिंधु के माध्यम से सिल्वर मेडल, एक साक्षी मलिक के माध्यम से ब्रॉन्ज मेडल भारत को प्राप्त हुआ था। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं और ये कुश्ती करती हैं। ठीक है, ये अभी चर्चाओं में क्यों आई है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल रिसेंटली में जीता है। कहाँ जीता है? बॉटल टर्की खाने कफ में, एक टर्की में ऑर्गेनाइज कराया गया एक कुश्ती का कफ है जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीता। ये कफ हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, लेकिन ये पर्सनैलिटी अब चर्चाओं में आ चुकी हैं तो हो सकता है पूछ लिया जाए। आपको बता दूं, मानसी और साथ साथ दिव्या काकरान ये भी गोल्ड मेडल यहां पर प्राप्त करके लाए हैं। ठीक है, ये 3 नाम याद रखने हैं, लेकिन इस नाम पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। आगे बात करें, अब अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का। फ्रेंच ओपन रिसेंटली में हुआ है। फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होने वाला ग्रैंड स्लैम है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और साथ साथ लास्ट वाला है यूएस। ये 4 है। ये जिस तरीके से मैंने बताए हैं उसी सीक्वेंस में साल में होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। यहां पर फ्रेंच ओपन हो चुका है। फ्रेंच ओपन में जो जीते हैं उनकी यहां पर चर्चा करेंगे और साथ साथ ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ इसकी भी हम यहां पर चर्चा कर लेंगे। जो ये पर्सन है ये फ्रेंच ओपन में जीतने वाले अपने में ही एक रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन को जीता है ऑलरेडी। ये बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी है और जब ये खेलते हैं, क्ले कोर्ट में खेला जाता है, जमीन जो इनकी होती है सरफेस वो मिट्टी की बनी होती है, उसमें ये परफॉर्म बहुत बेहतरीन करते हैं। इनका नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं जिन्होंने मेंस सिंगल में इस खिताब को जीत लिया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया और इन्होंने नॉर्वे के कास्पर रूड को हराया है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिएगा, टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो कास्पर रूड का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। यहां पर वुमेन सिंगल की बात की जाए तो ईगा स्वेतक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, ज्यादा चर्चाओं में मतलब अभी रिसेंटली में आई हैं लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए इनका नाम। ईगा स्वेतक पोलैंड से बिलोंग करती हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा और कहां से बिलोंग करते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने वुमेन सिंगल में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम को जीता है। किसको हराया है? तो कोको गाउफ
जो कि यूएस से बिलोंग करती हैं उसको हराया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो सिर्फ ये दो टाइटल नहीं खेले गए, और भी खेले गए हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से हुए हैं? मेंस वुमेन्स डबल्स हुए हैं और मिक्स्ड डबल हुए हैं। मेंस की बात की जाए तो दोनों पार्टिसिपेंट मेन होते हैं, और वुमेन की बात की जाए दोनों वुमेन होती हैं। मिक्स में बात करें तो एक मैन और एक वुमेन होते हैं एक टीम में। ठीक है, तो इस तरीके से खेला जाता है, लेकिन आपके लिए सिंगल वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो यहां पर मैंने वो लिस्ट लगाने की कोशिश की है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कब होता है, कब से स्टार्ट हुआ, कब और कहां पर खेला जाता है। तो बात की जाए, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियन होता है, दूसरे पर फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके द्वारा जीत लिया गया? तो वो भी राफेल नडाल के द्वारा ही जीता गया, मेंस वाला। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वुमेन की बात की जाए सिंगल्स में, तो वुमेन की एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं उनके द्वारा जीता गया। वो जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करने वाली एस्ले बार्टी हैं, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के साथ ही उन्होंने रिटायर अपने आप को कर लिया है, और वो ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती हैं। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 1905 से स्टार्ट हुआ था, और ये हार्ड सरफेस पर खेला जाता है। और उसके बाद फ्रेंच ओपन की बात की जाए, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो 1891 से खेलना स्टार्ट किया गया था, और ये क्ले पे होता है, मतलब मिट्टी की सरफेस पर होता है। विंबलडन की बात की जाए तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस का ये है, जो कि 1877 से इसको खेलना शुरू किया गया था ग्रास की फील्ड में। बात की जाए यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन सेकंड ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, जो कि 1881 से खेलना स्टार्ट किया गया था हार्ड सरफेस पर। तो ये पूरी सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे ओल्डेस्ट की बात की जाए तो विंबलडन है, उसके बाद सेकंड नंबर पर ओल्डेस्ट की बात की जाए तो यूएस है, उसके बाद फ्रेंच है, और सबसे अर्लीस्ट की बात की जाए तो वो ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है। नाम याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ईगा स्वितेक जो कि फ्रेंच ओपन को जीती हैं, वो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में 101% बनेगी। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बात की जाए तो मेंस हॉकी एशिया कप को ऑर्गेनाइज कराया गया, कहां पर? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत के द्वारा यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जापान को हराने के बाद प्राप्त किया गया है, जीता गया है। यहां पर गोल्ड और साथ साथ सिल्वर मेडल भी किसी ने प्राप्त किए होंगे, किसी ने जीते होंगे। तो बात की जाए गोल्ड मेडल की, तो साउथ कोरिया के द्वारा गोल्ड मेडल, मलेशिया के द्वारा यहां पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया गया, ब्रॉन्ज मेडल भारत के द्वारा यहां पर जीता गया है। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया जकार्ता इंडोनेशिया में। पूछा जा सकता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, प्लस लिखे हुए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है क्या? किस चीज का स्टोन रखा है? तो ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद की बात की जाए तो वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और साथ साथ जो ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी वहां पर डेवलप किया जाएगा। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। याद रखना है, जो इस समय पर हमारे कॉरपोरेशन और साथ साथ कॉपरेशन और साथ साथ होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, कौन? अमित शाह जी। ठीक है, उन्होंने ही इसको फाउंडेशन स्टोन रखा है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, रेड बुल जो कि सर्जियो पेरेज चलाते हैं, उनके द्वारा मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया गया। यहां पर बात की जाए फार्मूला 1, F1 की फुल फॉर्म फार्मूला 1 होती है, जो कि ग्रैंड प्रिक्स है, और ये ग्रैंड प्रिक्स मतलब कारों की रेस है। कारों की रेस साल में जो ऑर्गेनाइज होती हैं करीब 25 प्लस होती हैं, और लास्ट टाइम काफ़ी कैंसिल हुई थी, 28 के आसपास होती हैं। मैं सीक्वेंस में आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर बात की जाए, रेडबुल चलाने वाले सर्जियो पेरेज ने, जो कि मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी ये चर्चाओं में रिसेंटली में आए हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है इनका नाम। यहाँ पर बात की जाए, साल के टोटल 7 ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज कराए जा चुके हैं, मतलब 7 कारों की रेस ऑर्गेनाइज कराई जा चुकी हैं, जिसमें से ये पहली रेस को जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली रेस जीते हैं।
यहां पर बात करें तो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जो कि साल की पहली ग्रैंड प्रिक्स होती है, उसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया। फरारी चलाते हैं और मोनाको से बिलोंग करते हैं। सऊदी अरेबियन की बात की जाए तो सऊदी अरेबियन की ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। रेडबुल चलाने वाले नीदरलैंड से वो बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को चार्ल्स लेक्लेयर जो कि पहली तो जीते थे, साथ साथ तीसरे नंबर की भी जीत लिए। उसके बाद जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हो रही थी, F1 एमिलिया रोमांगना, मियामी ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, तीनों को रेडबुल चलाने वाले नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। बात की जाए मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता। ये 3 खिलाड़ी अभी तक चर्चाओं में पूरे साल में आए हैं, तीनों के नाम ही आपको सिर्फ याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें और कौन सी गाड़ी चलाते हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है IPL 2022 हो गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान की टीम को हरा दिया और राजस्थान की टीम को हराने के साथ साथ 15वें नंबर का IPL की ट्रॉफी में इन्होंने कब्जा कर लिया है। नाम याद रखना है गुजरात टाइटंस। वैसे इस साल टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट करी थी, उनमें से 2 टीमें नई आई थी। कौन कौन सी थी? गुजरात की और साथ साथ लखनऊ की। गुजरात की जो टीम थी उसके द्वारा IPL को ही जीत लिया गया। इसके जो कैप्टन थे वो पांड्या थे, उनका नाम था पांड्या। आई थिंक 2 पांड्या हैं, एक छोटे वाले भाई पांड्या थे, याद रखना है। वही कैप्टन बने हुए थे और किसी और दूसरे उनके भाई किसी उसमें कैप्टन थे भी नहीं। तो यहां पर बात की जाए तो गुजरात टाइटंस को लीड करने वाले पांड्या के द्वारा इस ट्रॉफी को अपनी टीम के लिए जितवा दिया गया, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया। रन भी मारे, बैट से भी खेले और साथ साथ बॉलिंग भी बहुत बेहतरीन उन्होंने की थी। बात की जाए 29 को इस फाइनल को ऑर्गेनाइज कराया गया था। कहां पर कराया गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और यहां पर एक रिकॉर्ड ये भी बना है। क्या रिकॉर्ड बना है? कि 1 लाख से ज्यादा दर्शक बैठकर यहां पर देखे हैं इस मैच को। इसीलिए अपने में एक रिकॉर्ड है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि किसी भी मैच को 1 लाख से ज्यादा स्टेडियम पर बैठकर मैच देख रहे हो दर्शक। ये अपने में रिकॉर्ड बन चुका है। आपको पता होगा क्रिकेट के दुनिया में, क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसके पास सबसे ज्यादा लोग बैठ सके, देख सकते हैं मैच को। इसके बाद मेलबर्न है जो ऑस्ट्रेलिया का है, उसके बाद जयपुर जो बन रहा है, अभी बना नहीं है। तो पहला जो मैच था वो 26 मार्च को 2022 को ऑर्गेनाइज कराया गया CSK और KKR के बीच में। ये जो दोनों टीमें हैं CSK और KKR, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर, ये लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम थी। इसमें KKR ने जीत दर्ज की थी, लेकिन लास्ट ईयर का जो फाइनल था, जो IPL खेला गया 14 नंबर का, उसको चेन्नई के द्वारा जीत लिया गया था। ठीक है, और ये 15 नंबर का 2022 में हुआ है। आगे बात करें, बहुत सारी डिटेल है यहां पर। अगला क्वेश्चन है कि पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, ये होता क्या है वो भी क्लियर करता हुआ चलता हूं। जो पर्पल कैप है, पर्पल कैप जीत लिया गया यजुवेंद्र चहल के द्वारा। एक बॉलर है, बढ़िया बॉलर है यजुवेंद्र चहल, जिन्होंने 27 विकेट ली हैं। आपको बता दूं इनको पर्पल कैप मिली है, मतलब सारे बॉलरों के कंपेयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये प्लेयर बने हैं। दूसरी बात की जाए तो ऑरेंज कैप की, ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर को मिलता है, जो कि जॉस बटलर इंग्लैंड के प्लेयर हैं। उनके द्वारा यहां पर 863 रन्स बनाए गए, जिसकी वजह से इनको ऑरेंज कैप प्राप्त हुई है। बात की जाए प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में मैंने बोला आपको कि हार्दिक पांड्या वही कैप्टन है, नाम मेरे स्किप हो रहा था, हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन थे गुजरात टाइटंस के, इनको मिला है क्योंकि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने किया। मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना था बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने किया। एक ज़माने में मैच देखा करते थे, तो इसलिए इंटरेस्ट है। बात की जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड बात की जाए तो जॉस बटलर को मिला। सिंपल सी बात है, इतने सारे रन बनाएंगे तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिसको नॉर्मल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज कहा जाता है, उस टाइप का ही अवार्ड है, वो इन्हीं को मिलेगा। सिंपल सी बात है। यहां पर बात की जाए तो 2022 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है उमरान मलिक को। किसको? उमरान मलिक को, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अब यहां से बात होगी मिसलेनियस क्वेश्चन की। जिनको किसी कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता उनको मिसलेनियस क्वेश्चन कहते हैं। यहां पर हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने यहां पर जो कॉलोनीज हैं और जो स्ट्रीट्स हैं उनका नाम
दादा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि अपने यहाँ पर कॉलोनीज और स्टेट का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा कर चुका है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं और रिसेंटली में नए नवेले बने हैं विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी में कहा जाता है और स्टेट में इसी पद को गवर्नर के नाम से बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है अमेरिका, मतलब भारतीय और अमेरिका, भारत में रहती हैं, अमेरिका से भारत में रहती थी, अमेरिका में इस समय पर रह रही हैं। तो उनका नाम है हरीनी लोगन। हरीनी लोगन ने 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड को जीता है। याद रखना है, नेशनल स्पेलिंग बी, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड को भारतीय हरीनी लोगन के द्वारा जीत लिया गया। लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर ज़ायला अवंते गार्दे जो कि अफ्रीका अमेरिकन थे, उनके द्वारा जीता गया था। इस बार भारतीय और अमेरिकन ने यह अवार्ड जीता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर लास्ट 20 ईयर से यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने हुए हैं और कंटिन्यू करेंगे। ये अपने में अलग बात है, रिकॉर्ड की बात है कि 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर सचिन तेंदुलकर ने, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। याद रखना है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके हेड है कैथरीन एम रसल और प्रेसिडेंट है टोरे हैट्रेम और इसको फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की जो मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, अगर आपको सब बेहतर लगा है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने दोस्तों को शेयर ना करके रिकमेंड कीजिएगा, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके और हमारा जो प्रोत्साहन है वो भी इंक्रीज हो और बेहतर क्वालिटी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश हमारी तरफ से की जाए। धन्यवाद।